सभी को मेरा नमस्कार। मैं सत्यनारायण कीची सहायक आचार्य EFM राजकीय कन्या महाविद्यालय टोंक। आज हम बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत मुद्रा का अवमूल्यन इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे अवमूल्यन का अर्थ एवं परिभाषा। अवमूल्यन के तात्पर्य किसी देश द्वारा अपनी मुद्रा के बाहरी मूल्य अर्थात विदेशी मुद्राओं के संबंध में को कम कर देने से है, जिससे उस देश की मुद्रा सस्ती हो जाती है। प्रोफेसर ईविट के अनुसार जब किन्हीं कारणों से दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में एक देश की मुद्रा की विनिमय दर घटाकर उसके विनिमय मूल्य को सस्ता कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। छात्रों, अवमूल्यन की आवश्यकता क्यों हुई, उसके उद्देश्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं, इसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। पहला जो इसका उद्देश्य था, निर्यात प्रोत्साहन। अवमूल्यन के कारण देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य कम हो जाता है। इससे विदेशियों के लिए उस देश की वस्तुएं सस्ती पड़ती है। जैसे $1 की दर 70 रुपये है, अर्थात अवमूल्यन में ये $1 70 रुपये की जगह 75 रुपये हो गया है। जो डॉलर पहले 70 रुपये मूल्य की वस्तु खरीद सकता था, अब वह 75 रुपये मूल्य की वस्तु खरीद सकेगा, अर्थात पहले से 5 रुपये के बराबर अधिक वस्तुएं खरीद सकेगा, क्योंकि आंतरिक मूल्य स्तर यथा स्थिर है। इस प्रकार आयातक देश के लिए आयात सस्ते हो जाएंगे, जिससे अवमूल्यन करने वाले देश के निर्यात बढ़ने लगेंगे। दूसरा है आयातों में कमी। जिस प्रकार अवमूल्यन से निर्यात बढ़ेंगे, वैसे ही आयातों में कमी आने लग जाएगी, क्योंकि विदेशी माल उस देश के लिए महंगा पड़ेगा। पहले दिए गए उदाहरण के अनुसार अवमूल्यन से पूर्व $1 मूल्य का माल खरीदने के लिए 70 रुपये देने पड़ते थे, किंतु अवमूल्यन के पश्चात 75 रुपये देने पड़ेंगे। इससे आयातों में कमी आएगी। तीसरा जो उद्देश्य है, व्यापार संतुलन को संतुलित करना। अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात बढ़ाकर आयातों में कमी करके व्यापार संतुलन को पक्ष में करना होता है। जब किसी देश का व्यापार संतुलन निरंतर घाटे में चलता रहता है तो वह अवमूल्यन की नीति अपनाकर व्यापार संतुलन को पक्ष में लाने का प्रयास करता है। चौथा उद्देश्य है देशी उद्योगों को संरक्षण। जब सरकार स्वदेशी उद्योगों को संरक्षण देना चाहती है तो वह आयातों को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इसके लिए उसे अवमूल्यन की नीति का सहारा लेना पड़ता है, ताकि आयात महंगे हो जाएं और स्वदेशी उद्योगों का माल बिक सके। पांचवा है राशि पातन पर रोक। जब कोई देश अपने निर्यात बढ़ाने के लिए विदेशी में उत्पादन लागत से कम कीमत पर वस्तुएं बेचने लगता है तो उसे राशि पातन कहा जाता है। इससे हानिकारक प्रभावों को रोकने के उद्देश्य से अवमूल्यन की नीति अपनाई जाती है, ताकि राशि पतन के कारण स्वदेशी उद्योगों पर विपरीत प्रभाव न पड़े। छठा उद्देश्य विदेशी ऋण प्राप्ति। विदेशी ऋण प्राप्ति के उद्देश्य से भी अवमूल्यन किया जाता है। अवमूल्यन से विदेशी ऋण को प्रोत्साहन मिलता है। सातवां उद्देश्य मुद्रा संकुचन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए। मुद्रा संकुचन के कारण वस्तुओं के आंतरिक मांग समाप्त हो जाती है। निर्यात वृद्धि के लिए अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है, ताकि विदेशों में वस्तुओं की मांग बढ़ाई जा सके। आठवां उद्देश्य बदले की कार्रवाई। जब कोई एक देश अपने आयातों को नियंत्रित करने के लिए अवमूल्यन नीति अपनाता है तो दूसरा देश भी बदले की कार्रवाई के रूप में अवमूल्यन की नीति अपनाता है। तो छात्रों, ये थे उसके उद्देश्य हो गए। अवमूल्यन की सफलता की क्या शर्तें होनी चाहिए और इसकी क्या सीमाएं हैं। पहले जो शर्त एवं सीमा है,
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अवमूल्यन की नीति तभी सफल हो सकती है जब संबंधित देशों से सहयोगपूर्ण रुख अपनाते हुए बदले की कार्रवाई ना करें। यदि अन्य देशों से भी बदले की भावना में मुद्रा का अवमूल्यन कर दे तो अवमूल्यन का कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। इस तरह यदि संबंधित देशों ने अपने आयातों पर प्रतिबंध लगा दिया तो अवमूल्यन करने वाला देश निर्यात बढ़ाने में सफल नहीं होगा। दूसरा जो शर्त और सीमा है, लोचपूर्ण मांग। अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यातों में वृद्धि एवं आयातों में कमी करना है, किंतु यह मांग की लोच पर निर्भर करता है। अवमूल्यन की सफलता के लिए देश के आयात एवं निर्यातों की मांग लोचदार होनी आवश्यक है। तीसरी जो शर्त है, नियंत्रणों में अभाव। अवमूल्यन की सफलता के लिए यह आवश्यक है देश की वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण तथा कीमतों पर कोई नियंत्रण ना हो, दूसरे देश अपने आयातों पर नियंत्रण ना लगाए। चौथा जो शर्त है, मुद्रा प्रसार पर रोक। अवमूल्यन की सफलता के लिए आवश्यक है कि अवमूल्यन के कारण देश की वस्तु की उत्पादन लागत एवं कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। अवमूल्यन से निर्यात बढ़ते हैं जिससे उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है, किंतु यदि उत्पादन वृद्धि के साथ लागत व कीमत बढ़ती है तो निर्यात बढ़ाने में कठिनाई होगी। अतः कीमतों में स्थिरता बनी रहनी चाहिए। पांचवी और अंतिम शर्त है, अतिरिक्त उत्पादन क्षमता। अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना है। यह तभी संभव है जब किसी देश में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता हो ताकि उत्पादन बढ़ाकर निर्यात किया जा सके। जिन देशों में उत्पादन बढ़ाने की क्षमता नहीं है वहाँ अवमूल्यन करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो छात्रों, आज हमने अवमूल्यन का अर्थ, इसकी आवश्यकता एवं उद्देश्य और अवमूल्यन की सफलता की शर्तें एवं सीमाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके इसको लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।